तो चलिए डिस्कस करते हैं ह्यूमन वांट्स के बारे में, जो कि सच पूछो तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जड़ है। हम जो भी कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, वो सब इन्हीं वांट्स को पूरा करने के लिए होता है। तो आइए इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये कोट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी सच्चाई को इतने आसान शब्दों में बता देता है। असली प्रॉब्लम पैसों की कमी नहीं है, बल्कि असली प्रॉब्लम ये है कि हमारी इच्छाएं यानी हमारी वांट्स एंडलेस हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती। एक वांट पूरी होती है तो दूसरी उसकी जगह लेने को तैयार हो जाती है, और बस यहाँ से सारी आर्थिक समस्या की शुरुआत होती है। तो सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक्स में ह्यूमन वांट का आखिर मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक आम सी इच्छा नहीं है। इट्स अ स्पेसिफिक डिजायर, एक खास मोटिव किसी गुड या सर्विस को यूज करने का जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये वांट कहीं से भी आ सकती है। ये फिजिकल नीड हो सकती है, जैसे भूख लगना। ये साइकोलॉजिकल क्रेविंग हो सकती है, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखना। या फिर, और ये आजकल बहुत कॉमन है, ये सोशल प्रेशर से भी आ सकती है, जैसे अपने दोस्तों के पास लेटेस्ट स्मार्टफोन देखकर वैसा ही लेने की इच्छा। ओ बस, यही है पूरी इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम। एक तरफ हमारी वांट्स जो कि अनलिमिटेड हैं, अनंत हैं, कभी ना खत्म होने वाली, और दूसरी तरफ हमारे रिसोर्सेज जैसे पैसा, वक्त, एनर्जी जो इन वांट्स को पूरा कर सकते हैं, वो सब लिमिटेड हैं यानी सीमित हैं। इन्हीं दो चीज़ों के बीच, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच बैलेंस बनाने की जो कोशिश है, वही तो इकोनॉमिक्स है। ओके, तो अब जब हमने प्रॉब्लम समझ ली है, इन वांट्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इनके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि इनका नेचर आखिर कैसा होता है। सबसे पहला और इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हर स्पेसिफिक वांट सैटिस्फिएबल होती है। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर वांट को एक समय पर पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपने खाना खाया और आपकी वो भूख की वांट पूरी हो गई। आप अनंत काल तक खाना नहीं खा सकते, एक पॉइंट के बाद आपका पेट भर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ वो स्पेसिफिक भूख की वांट पूरी हुई है, वांट्स इन जनरल खत्म नहीं हुई हैं। अब आते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पर। देखिए, सारी वांट्स बराबर नहीं होती, इनकी इंटेंसिटी में फर्क होता है। कुछ वांट्स ज्यादा अर्जेंट और जरूरी होती हैं, जबकि कुछ को हम आराम से पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे जीने के लिए खाने और पानी की वांट एक नए वीडियो गेम या मूवी टिकट की वांट से कई ज्यादा इंटेंस और जरूरी है ना? हम हमेशा अपनी ज्यादा इंटेंस वांट को पहले पूरा करने की कोशिश करते हैं। और तीसरी बात, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, वो ये है कि वांट्स आपस में कंपेटिटिव होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल है, ये एक दूसरे से कंपीट करती हैं। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सोचिए आपके पास 500 रुपए हैं। अब आपके पास दो वांट्स हैं, एक एग्जाम के लिए जरूरी टेक्स्ट बुक खरीदना और दूसरा दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना। आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते, आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ आपकी दोनों वांट्स आपस में कंपीट कर रही हैं। अच्छा, अब एक और मजेदार कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। वांट्स सिर्फ कंपीट ही नहीं करती, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी होती हैं। मतलब कुछ वांट्स ऐसी होती हैं जो जोड़ी में आती हैं। एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए उसके साथ जुड़ी दूसरी वांट को भी सेटिस्फाई करना जरूरी हो जाता है। सबसे सिंपल एग्जांपल, आपने कार खरीदी तो अब कार की वांट के साथ साथ पेट्रोल की वांट अपने आप पैदा हो गई। या अगर आपने एक नया स्मार्टफोन खरीदा तो अब आपको चार्जर और इंटरनेट प्लान की वांट भी होगी। ये एक दूसरे की पूरक हैं। और आखिरी पांचवा कैरेक्टरिस्टिक कि वांट्स सब्जेक्टिव और रिलेटिव होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो मेरी वांट है, जरूरी नहीं वो आपकी भी हो। वांट्स पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं। एक ठंडी जगह जैसे शिमला में रहने वाले इंसान को हीटर चाहिए होगा, जबकि चेन्नई में रहने वाले को एक एयर कंडीशनर। इसलिए वांट्स स्थिर नहीं होती, वो हमेशा डायनामिक होती हैं। तो अब जब हम वांट्स के पांचों कैरेक्टरिस्टिक समझ चुके हैं, अब वक्त है इनको क्लासिफाई करने का। इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटने से हमें कंज्यूमर के प्रायोरिटीज को समझने में एक बेहतर फ्रेमवर्क मिलता है। देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट्स ने इन्हें किन कैटेगरीज में बांटा है। बेसिकली वांट्स को 3 बड़ी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला, जो सबसे जरूरी है, वो है नेसेसिटीज यानी हमारी बुनियादी जरूरियात। इसके बाद आते हैं कंफर्ट्स, जो जिंदगी को आसान और बेहतर बनाते हैं। और सबसे ऊपर हैं लग्जरीज, जो अक्सर प्रेस्टीज और सोशल स्टेटस के लिए होती हैं। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनमें से पहली कैटेगरी को पकड़ते हैं, नेसेसिटीज। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये हमारी ज़रूरतों का फाउंडेशन है। ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना हमारा जीवन या तो चल नहीं सकता या फिर बहुत मुश्किल से चलता है।
लेकिन सारी ज़रूरियात एक जैसी नहीं होती। इसके अंदर भी 3 अलग-अलग टाइप्स होते हैं। अब देखिए, नेसेसरीज भी एक जैसी नहीं होती। इसको भी हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है नेसेसरीज फॉर लाइफ। ये वो चीज़ें हैं जो जिंदा रहने के लिए, प्योर सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, जैसे बेसिक खाना, पीने का पानी और सर छुपाने के लिए एक सिंपल सी जगह। इसके बाद आते हैं नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी। ये वो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हमें अपनी वर्किंग कैपेसिटी को मेंटेन करने या बढ़ाने के लिए होती है। एक स्टूडेंट के लिए न्यूट्रिशियस फूड, पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक या ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक स्मार्टफोन इस कैटेगरी में आएगा। और तीसरा है कन्वेंशनल नेसेसरीज। ये ज़रूरतें फिजिकल सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि सोशल कस्टम्स, आदत या सामाजिक दबाव की वजह से पैदा होती हैं। जैसे किसी इंटरव्यू के लिए एक फॉर्मल ड्रेस पहनना ज़रूरी माना जाता है। ओके, तो जब हमारी ज़रूरियात यानी नेसेसरीज पूरी हो जाती हैं, तब इंसान क्या सोचता है? थोड़ा कंफर्ट मिल जाए, लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। और उसके बाद लग्जरीज। तो चलिए अब इन दोनों को भी समझें, जो हमारी बेसिक नीड से ऊपर की चीज़ें हैं। इन दोनों के बीच का फ़र्क समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक साइड बाय साइड कंपैरिजन। एक तरफ है कंफर्ट्स, जिनका पर्पस लाइफ को ज़्यादा प्लेजेंट और एफिशिएंट बनाना है। इनकी कॉस्ट मॉडरेट होती है, जैसे एक आरामदायक सोफ़ा या एक वॉशिंग मशीन। और दूसरी तरफ है लग्जरीज, जिनका मेन पर्पस सोशल प्रेस्टीज और अपनी वेल्थ को शो ऑफ करना होता है। इनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है और इनसे एक स्टेटस का एहसास मिलता है, जैसे एक विंटेज कार या डिज़ाइनर ज्वेलरी। तो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कंफर्ट्स के। जैसा हमने कहा, ये वो चीज़ें हैं जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी तो नहीं, पर हाँ लाइफ को बहुत आसान बना देती हैं। ये आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्मी से बचने के लिए एक फ़ैन या कूलर, किचन में काम आसान करने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर, या फिर आराम से पढ़ने के लिए एक अच्छी टेबल और चेयर। ये सब कंफर्ट्स हैं। और अब आते हैं क्लासिफिकेशन के टॉप पर, लग्जरीज। ये सुपरफ्लुअस यानी आवश्यकता से अधिक और बहुत महंगी चीज़ें होती हैं। इनकी ज़रूरत ना तो एफिशिएंसी के लिए है, ना ही कंफर्ट के लिए। इन्हें खरीदने के पीछे का मेन मोटिव सोशल स्टेटस दिखाना होता है, अपनी वेल्थ को शोकेस करना होता है। जैसे बहुत महंगी डायमंड ज्वेलरी, एक हाई एंड स्पोर्ट्स कार या फिर एक डेस्टिनेशन वेडिंग। ये सब लग्जरीज के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन समझ लिया। नेसेसरीज, कंफर्ट्स, लग्जरीज। सिंपल है ना? वेल, इतना सिंपल भी नहीं है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है जिसे समझना ज़रूरी है। वो ये है कि ये कैटेगरीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। और वो ट्विस्ट ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये फ्लूइड है, रिजिड बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये कि जो चीज़ एक इंसान के लिए लग्जरी है, हो सकता है दूसरे के लिए वो सिर्फ एक कंफर्ट हो। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात, जो चीज़ कल एक लग्जरी थी, वो आज एक नेसेसिटी बन सकती है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो इससे बेहतर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। सोचिए मोबाइल फ़ोन के जॉनी के बारे में। 1990s में मोबाइल फ़ोन एक लग्जरी था, एक स्टेटस सिंबल। फिर 2000s में ये एक कंफर्ट बन गया, ज़्यादा लोगों के पास आ गया। 2020s तक आते आते एक बेसिक मोबाइल फ़ोन कन्वेंशनल नेसेसिटी बन गया, बेसिक कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी हो गया। और आज 2020s में एक स्मार्टफोन नेसेसिटी फॉर एफिशिएंसी है, जिसके बिना ऑनलाइन क्लासेस, पेमेंट्स और काम करना सोचना भी मुश्किल है। देखा कैसे एक लग्जरी नेसेसिटी बन गई? तो चलिए इस पूरे डिस्कशन का एक क्विक समरी कर लेते हैं। हमने सीखा कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं और उनके 5 की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमने ये भी देखा कि इन वांट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, नेसेसरीज, कंफर्ट्स और लग्जरीज। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि ये क्लासिफिकेशन फिक्स नहीं है। ये फ्लूइड है और टाइम, टेक्नोलॉजी और सोशल चेंजेस के साथ बदलता रहता है। जो कल लग्जरी था, वो आज जरूरत बन सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में ना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, हम सब की कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ वांट्स होती हैं, राइट? तो सवाल ये है कि इन वांट्स से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे इकोनॉमिस्ट्स मेजर कैसे करते हैं। इसके लिए ही वो एक खास टूल यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं यूटिलिटी। तो ये इकोनॉमिक यूटिलिटी आखिर है क्या चीज़? चलिए इसके कोर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट है जो एक कंज्यूमर के हर डिसीजन की नींव है, फाउंडेशन है। वो क्या खरीदेगा, कितना खरीदेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट कब खरीदना बंद कर देगा, सब इसी पर डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो यूटिलिटी का मतलब है द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब किसी भी गुड या सर्विस में वो कैपेसिटी, वो पावर जिससे वो एक इंसान की वांट को सैटिस्फाई कर पाए।
अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सब्जेक्टिव और साइकोलॉजिकल है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि यूटिलिटी कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसे आप देख या छू सकते हैं। ये तो एक फीलिंग है जो हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज जो मेरे लिए बहुत ज्यादा यूटिलिटी रखती है, हो सकता है आपके लिए उसकी यूटिलिटी बिल्कुल जीरो हो। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है, यूटिलिटी और यूजफुलनेस के बीच का डिफरेंस। लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। देखिए, यूटिलिटी जुड़ी है सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन से, यानी आपको पर्सनली कितनी खुशी मिली, जबकि यूजफुलनेस उस चीज के प्रैक्टिकल बेनिफिट से जुड़ी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अल्कोहल एक ड्रिंकर के लिए यूटिलिटी रखता है, उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन हेल्थ के लिए हम सब जानते हैं वो यूजफुल नहीं है। और इसका उल्टा देखिए, एक फायर एक्सटिंग्विशर बहुत ज्यादा यूजफुल है, राइट? लेकिन जब तक गॉड फॉरबिड आग ना लगे, उससे आपको कोई सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी नहीं मिलती। तो इस यूटिलिटी को ठीक से मेजर करने के लिए ना, इकोनॉमिस्ट इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करके देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है टोटल यूटिलिटी, जिसे हम शॉर्ट में टीयू कहेंगे। जैसा कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, ये आपके ओवरऑल यानी कुल सेटिस्फैक्शन को मेजर करता है। तो टोटल यूटिलिटी है क्या? ये एग्रीगेट यानी टोटल सेटिस्फैक्शन है जो एक कंज्यूमर को किसी चीज की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी कंज्यूम करने से मिलता है। चलिए एक मजेदार एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप पानीपुरी खा रहे हैं, तो अगर आपने 5 पानीपुरी खाएं, उन पांचों को खाने के बाद आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन फील हुआ, बस वही आपका टोटल यूटिलिटी है। सिंपल भाषा में ये हर एक यूनिट से मिली यूटिलिटी का सम टोटल है। चलिए इसी पानीपुरी के एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। सोच के देखिए, आपने पहला पानीपुरी खाया, वाह, और उससे आपको मान लीजिए 12 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। अब आप सोचेंगे ये यूटिल्स क्या है? देखिए, इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हम इस इमेजिनरी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसे यूटिल्स कहते हैं। तो एक पानी पूरी कंज्यूम करने के बाद आपका टोटल यूटिलिटी कितना हुआ? सिंपल, 12 यूटिल्स। ओके, अब आपने एक और यानी दूसरा पानीपुरी खाया। अब दोनों को मिलाकर आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है वो है 22 यूटिल्स। तो अब आपका टोटल यूटिलिटी यानी टीयू बढ़कर हो गया है 22। इस बात पर ध्यान दीजिए, टीयू अभी बढ़ गया है। ऑलराइट, अब आते हैं यूटिलिटी के सबसे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। इसका नाम है मार्जिनल यूटिलिटी यानी एमयू। मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, कंज्यूमर डिसीजंस को समझने के लिए ये सबसे क्रिटिकल, सबसे जरूरी मेट्रिक है, क्योंकि ये वन मोर यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के बारे में बताता है। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बनाती हैं, जैसे बाय वन गेट वन 50% ऑफ। ये सब एमयू के कॉन्सेप्ट से ही निकलता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? ये वो एडिशनल यूटिलिटी है, वो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है जो आपको एक और यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से मिलती है। एक रूल याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में जब भी आपको मार्जिनल वर्ड सुनने को मिले तो समझ जाइए कि इसका मतलब एडिशनल या एक्स्ट्रा ही है। और इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। चलिए अब अपने पानीपुरी वाले एग्जाम्पल से एमयू को कैलकुलेट करके देखते हैं। याद है, जब आपने दूसरा पानीपुरी खाया तो आपकी टोटल यूटिलिटी 12 से बढ़कर 22 हो गई थी। तो टीयू में चेंज कितना आया? सिंपल है, 22 माइनस 12 यानी 10 यूटिल्स का चेंज आया। इसका मतलब साफ है, दूसरे पानीपुरी से आपको जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला यानी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, वो है 10 यूटिल्स। तो अब हमने टीयू और एमयू को अलग अलग समझ लिया है। अब आते हैं इनके रिलेशनशिप पर। पता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक साथ एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न में मूव करते हैं, और इनका ये रिश्ता ही हमें इकोनॉमिक्स के एक सबसे फेमस लॉ तक ले जाता है, जिसका नाम है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें टीयू और एमयू का रिलेशनशिप बिल्कुल साफ दिख रहा है। नोटिस कीजिए, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है यानी यूनिट्स 1 से 2, 2 से 3 हो रहे हैं, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन हर बार उसके बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब है एमयू कॉलम में, क्योंकि हर अगले यूनिट से मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फैक्शन यानी मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिर रही है। पहले 12 थी, फिर 10, फिर 8, और ये ट्रेंड जारी है। बस इसी को द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब इसी टेबल के डेटा को जब हम एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो इनके बीच का रिलेशनशिप और भी क्लियर हो जाता है। देखिए, जो ऊपर वाला ब्लू कर्व है वो है टोटल यूटिलिटी का, और जो नीचे ग्रीन कर्व है वो है मार्जिनल यूटिलिटी का।
अब इन दोनों को एक साथ देखिए। जब तक नीचे वाला MU कर्व पॉजिटिव है, ऊपर वाला TU कर्व बढ़ता जा रहा है। और फिर वो गोल्डन मोमेंट आता है जब MU कर्व 0 को टच करता है। एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर TU कर्व अपने मैक्सिमम, अपने पीक पर पहुंच जाता है। और फिर जैसे ही MU नेगेटिव टेरिटरी में जाता है, TU कर्व नीचे गिरना शुरू कर देता है। ये रिलेशनशिप हमेशा ऐसा ही रहता है। तो इस पूरे रिलेशनशिप को हम आसानी से 3 फेजेस में समझ सकते हैं। फेज 1, जब तक MU पॉजिटिव है लेकिन गिर रहा है, तब तक TU बढ़ता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर, यानी उसके बढ़ने की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर आता है फेज 2, जब MU 0 हो जाता है, TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है। इस स्पेशल पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और आखिर में फेज 3, जैसे ही MU नेगेटिव होता है, बेचारा TU गिरना शुरू कर देता है। सिंपल। तो अब इन आखिरी 2 स्टेजेस को, यानी फेज 2 और 3 को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और नेगेटिव यूटिलिटी, यही वो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो एक समझदार कंज्यूमर को बताते हैं कि भाई अब बस रुक जाओ, कंजम्पशन रोकने का टाइम आ गया है। तो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आखिर है क्या? ये वो मैजिकल पॉइंट है जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, 0। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस एक एक्स्ट्रा यूनिट ने आपके टोटल सैटिस्फैक्शन में कुछ भी 0 ऐड किया है। आप पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं। इस पॉइंट पर आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है और एक रैशनल कंज्यूमर, एक समझदार इंसान, इसके आगे और कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सैचुरेशन पॉइंट के बाद भी नहीं रुके और कंजम्पशन जारी रखा, तो आपको यूटिलिटी नहीं बल्कि डिसयूटिलिटी मिलती है। डिसयूटिलिटी का मतलब है नेगेटिव यूटिलिटी, यानी जब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ने की जगह उल्टा गिरने लगे, तो उसे डिसयूटिलिटी कहते हैं। ये तब होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। ये सैटिस्फैक्शन नहीं, ये डिससैटिस्फैक्शन है। चलिए अपने एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। हमारे केस में 6 पानी पूरी पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम था, यानी 40, और MU 0 हो गया था। तो ये था हमारा सैचुरेशन पॉइंट। लेकिन जब 7 पानी पूरी कंज्यूम किया गया तो उसकी MU थी -2। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उस 7वें पानी पूरी ने आपके टोटल सैटिस्फैक्शन को बढ़ाया नहीं बल्कि 2 यूटिल से घटा दिया। यही एहसास, यही डिससैटिस्फैक्शन डिसयूटिलिटी है। और आखिरकार इसी वजह से टोटल यूटिलिटी 40 से गिरकर 38 हो गया। इसलिए एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा 6th यूनिट पर ही रुक जाएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस लॉ को अच्छे से समझने के लिए ना सबसे पहले इसके कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, मतलब इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको समझेंगे। तो आखिर ये लॉ कहता क्या है? देखिए, सिंपल शब्दों में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेसिक सच है। आप इमेजिन कीजिए, आपको बहुत तेज प्यास लगी है। जो पानी का पहला ग्लास आप पिएंगे वो तो जैसे अमृत लगेगा, राइट? दूसरा ग्लास भी अच्छा लगेगा पर पहले जैसा नहीं। तीसरा ग्लास बस ठीक ठाक। तो ये जो हर अगले ग्लास से मिलने वाला एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन है ना, इसी को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और यही यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। बस यही इस लॉ का क्रूशियल पॉइंट है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती है, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सैटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी गिरती चली जाती है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखनी है, ये लॉ हमेशा हर सिचुएशन में काम नहीं करता। इसके लिए ना कुछ कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। इन्हें हम अजम्पशंस कहते हैं। जैसे कि कंजम्पशन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यानी बिना किसी लंबे गैप के। अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो सारे एप्पल्स क्वालिटी और साइज में एक जैसे यानी आइडेंटिकल होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे टाइम में कंज्यूमर के इनकम या उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होने चाहिए। अगर ये अजम्पशंस पूरी नहीं होती तो ये लॉ ठीक से अप्लाई नहीं होगा। अब थ्योरी तो ठीक है, लेकिन इसको सबसे अच्छे से समझने का तरीका है एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक कप चाय के एग्जाम्पल से समझते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सोचिए, सर्दी का मौसम है और आपको एक गर्म कप चाय की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। जो पहला कप आप पिएंगे, उससे जो सैटिस्फैक्शन मिलेगा वो ज़बरदस्त होगा, सबसे ज़्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त आपकी वांट यानी ज़रूरत सबसे हाई है और इसी वजह से इस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पर होती है। अब आते हैं तीसरे कप पर। देखिए, चाय अभी भी अच्छी लगेगी, आराम मिलेगा, लेकिन वो पहले कप वाली बात अब नहीं रहेगी, है ना? आपका मन थोड़ा थोड़ा भरने लगा है।
यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी अभी भी पॉजिटिव है, मतलब आपको सेटिस्फैक्शन तो मिल रहा है, लेकिन पहले और दूसरे कप के कंपैरिजन में वो काफी कम हो चुका है। और बस यही सिलसिला आगे बढ़ता है और हमें ले जाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन तक, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां आप बस पूरी तरह से सैटिस्फाइड हो चुके हैं। सोचिए, छठे कप तक आते आते चाय पीने की इच्छा ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। अब हो सकता है कि इस कप से आपको कोई सैटिस्फैक्शन ही ना मिले, यानी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0। और अगर आपने इसके बाद भी चाय पी ली तो शायद आपको अजीब लगने लगे, अच्छा फील ना हो। इसी नेगेटिव फीलिंग को इकोनॉमिक्स में डिसयूटिलिटी कहते हैं। यहां पर यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। तो इस चाय के एग्जाम्पल से दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सामने आते हैं। एक है टोटल यूटिलिटी, जिसे हम टीयू कहते हैं, और दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी यानी एमयू। अब सवाल यह है कि इन दोनों के बीच में आखिर क्या रिलेशनशिप है। चलिए इस कनेक्शन को आसानी से समझने के लिए थोड़ा डेटा देखते हैं। तो ये टेबल देखिए, ये उसी चाय के एग्जाम्पल को नंबर्स में दिखा रहा है। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे चाय के कप्स बढ़ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम देखिए, वैल्यू कंटिन्यूअसली गिर रही है। 10 से 8 हुई, फिर 6, फिर 4 और ऐसे ही नीचे। अब टोटल यूटिलिटी के कॉलम को देखिए, वो बढ़ तो रही है, लेकिन उसके बढ़ने की जो स्पीड है वो कम हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग और क्रूशल पॉइंट आता है 6th कप पर। यहां देखिए, एमयू हो गया 0 और टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट यानी 30 पर पहुंच गया है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही एमयू नेगेटिव हुआ यानी -2, टोटल यूटिलिटी भी गिरना शुरू हो गई। तो इस टेबल से इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल साफ हो जाता है, राइट? सिंपल है, टोटल यूटिलिटी का मतलब है सभी यूनिट्स को कंज्यूम करके मिला टोटल सेटिस्फैक्शन, और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिला एडिशनल सेटिस्फैक्शन। और इनका कनेक्शन ही इस पूरे लॉ का कोर है। इसको हमेशा याद रखिए, जब तक एमयू पॉजिटिव है टीयू बढ़ता रहेगा। जिस पॉइंट पर एमयू 0 होगा, टीयू वहां अपने पीक पर यानी मैक्सिमम होगा, और जैसे ही एमयू नेगेटिव जोन में जाएगा, टीयू भी गिरना शुरू कर देगा। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये लॉस सिर्फ पढ़ने के लिए है या एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक थियोरी नहीं है। इसके रियल वर्ल्ड में, इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये लॉ हमारी आम जिंदगी पर कैसे असर डालता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, ये लॉ ऑफ डिमांड का फाउंडेशन है। ये लॉ ही एक्सप्लेन करता है कि जब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो हम उसे ज़्यादा क्यों खरीदते हैं। क्योंकि हर एक्स्ट्रा यूनिट से यूटिलिटी कम मिलती है, तो हम उसके लिए कम प्राइस ही देना चाहते हैं। दूसरा, ये हमारे स्पेंडिंग के तरीके को समझाता है। हम अपना सारा पैसा किसी एक ही चीज़ पर क्यों नहीं लगा देते, क्योंकि हमें पता है कि पहले पिज़्ज़ा स्लाइस में मज़ा है, 10वें में नहीं, इसलिए हम डाइवर्सिफाई करते हैं। तीसरा, कंपनीज इसको अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में यूज़ करती हैं। उन्हें पता है कि कस्टमर्स से ज़्यादा यूनिट्स खरीदवाने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा या बाय वन गेट वन फ्री जैसे ऑफर्स देने पड़ेंगे। और चौथा, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी है ना, जिसमें अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स लेते हैं, उसके पीछे भी यही लॉजिक है। माना जाता है कि एक रिच पर्सन के लिए 1 रुपये की यूटिलिटी एक पुअर पर्सन के लिए 1 रुपये की यूटिलिटी से कम होती है। तो चलिए अब फटाफट से इस पूरे टॉपिक के सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक क्विक समरी में रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो इसके की टेकअवेज क्या हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, इसका कोर प्रिंसिपल, जैसे जैसे आप किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, हर नई यूनिट से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। पॉइंट नंबर 2, टीयू और एमयू का फर्क, टोटल यूटिलिटी है ओवरऑल सेटिस्फैक्शन और मार्जिनल यूटिलिटी है एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। पॉइंट नंबर 3, इनका पीक रिलेशनशिप, टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पर तभी होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। और आखिरी पॉइंट, इसकी इंपॉर्टेंस। ये लॉ सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज का बेस है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप इकोनॉमिक्स को एक बिल्कुल नए एंगल से देख पाएंगे। Now let's discuss about the assumptions of the law of diminishing marginal utility. देखिए, इकोनॉमिक्स का ये एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है, लेकिन इस लॉ को ठीक से समझने के लिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स या लैबोरेटरी कंडीशंस को जानना बहुत जरूरी है। आप इसको ऐसे सोचिए जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट में कंडीशंस कंट्रोल करनी पड़ती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये लॉ भी तभी ठीक से काम करता है जब इसके सारे असम्पशंस, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हों। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम लॉ के बेसिक आइडिया को एकदम जल्दी से रिफ्रेश करेंगे। फिर हम इसके 2 मेन पिलर्स यानी यूनिट्स और कंज्यूमर से जुड़े रूल्स को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम उस सबसे कॉमन सवाल को एड्रेस करेंगे कि मनी यानी पैसे के केस में क्या होता है, और ऑफ कोर्स एंड में सारी इंपॉर्टेंट बातों को एक क्लियर समरी में रैप अप करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं।
रूल्स की गहराई में जाने से पहले ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आखिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता क्या है। फाउंडेशन को मजबूत करना सबसे इंपॉर्टेंट है ना? लेट्स गेट द कोर कॉन्सेप्ट राइट। ओके, तो बहुत ही सिंपल शब्दों में ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, तो हर अगली यानी हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसी एडिशनल सेटिस्फैक्शन को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखिए, मार्जिनल का मतलब ही है एक्स्ट्रा या एडिशनल। तो हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली एक्स्ट्रा खुशी कम होती जाती है। सिंपल। आइए इस थ्योरी को एक प्रैक्टिकल और टेस्टी एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपके सामने गर्मा गर्म समोसे हैं। पहला समोसा खाकर जो मजा आएगा, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो तो नेक्स्ट लेवल होगा, मैक्सिमम हैप्पीनेस। फिर आप दूसरा समोसा खाते हैं, अच्छा लगेगा, पर अब पहले जैसी बात नहीं होगी। तीसरे तक तो आपका पेट लगभग भर चुका होगा और चौथे समोसे से शायद ही कोई खास खुशी मिले। यही तो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन एक्शन। एक्चुअली कंपनीज इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बाय वन गेट वन 50% ऑफ जैसी डील्स बनाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरी चीज की वैल्यू आपके लिए पहले से कम है। ठीक है, अब जब लॉ का मेन आइडिया क्लियर हो गया है, तो चलिए इसकी रूल बुक खोलते हैं। पहला सेक्शन उस चीज के बारे में है जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कमोडिटी। इस लॉ के अप्लाई होने के लिए उस यूनिट को कुछ खास कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। पहला और सबसे जरूरी रूल है होमोजीनियस यूनिट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि कंज्यूम की जाने वाली सारी यूनिट्स हर तरह से एक दूसरे की कार्बन कॉपी होनी चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल। उनका साइज, उनकी क्वालिटी, टेस्ट, कलर, सब कुछ एकदम सेम होना चाहिए। सोचिए, अगर आपने एक प्लेन लड्डू खाया और उसके बाद एक स्पेशल ड्राई फ्रूट वाला लड्डू खाया, तो ज्यादा चांस है कि दूसरे से आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऐसे में तो ये लॉ फेल हो जाएगा, है ना? इसलिए ये लॉ तभी ठीक से काम करेगा जब सारी यूनिट्स एक जैसी हों। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है स्टैंडर्ड साइज। मतलब कि जो यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका साइज रीजनेबल होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा छोटा ना बहुत ज्यादा बड़ा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पानी। एक बहुत प्यासे इंसान को अगर आप चम्मच से एक एक बूंद पानी पिलाएंगे, तो शुरू की कुछ बूंदों से उसकी यूटिलिटी कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। लॉ तो तब अप्लाई होगा जब यूनिट एक स्टैंडर्ड साइज की हो, जैसे कि एक पूरा ग्लास पानी। तो यूनिट का साइज प्रॉपर होना चाहिए। ओके, तो हमने कमोडिटी के रूल्स तो देख लिए, लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा और उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है द कंज्यूमर। अब हम उन कंडीशंस को देखेंगे जो डायरेक्ट कंज्यूमर के स्टेट और उसके बिहेवियर पर अप्लाई होती हैं। ये रूल है कंटिन्यूअस कंजम्पशन। इसका मतलब है कि कंजम्पशन बिना किसी लंबे ब्रेक के एक के बाद एक लगातार होनी चाहिए। आप टाइम को एक रीसेट बटन की तरह सोचिए। अगर आप लंच में 1 बजे एक रोटी खाते हैं, फिर 1:05 पर दूसरी और 1:10 पर तीसरी, तो हर अगली रोटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होगा। परफेक्ट, यहाँ लॉ अप्लाई हो गया। लेकिन अगर आप एक रोटी अभी लंच में खाएं और दूसरी रोटी 8 घंटे बाद डिनर में, तो इस लंबे टाइम गैप में आपकी भूख का रीसेट बटन दब चुका है। इसलिए दूसरी रोटी से भी आपको हाई सेटिस्फैक्शन मिलेगी और इस केस में लॉ अप्लाई नहीं होगा। अगला रूल है कि कंज्यूमर का स्टेट यानी उसकी सिचुएशन बिल्कुल कांस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब उसके टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इनकम और मेंटल स्टेट में कंज्यूमर के दौरान कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप आराम से समोसा खा रहे हैं और अचानक आपको फ़ोन आए कि आपने लॉटरी जीत ली है, आपकी इनकम बढ़ गई। अब हो सकता है इस खुशी में आपको अगला समोसा और भी ज़्यादा टेस्टी लगे, या फिर आपकी टेस्ट प्रेफरेंसेस बदल जाएं। इसलिए ये सारे फैक्टर्स सेम रहने ज़रूरी हैं। अब आते हैं इस टॉपिक के उस हिस्से पर जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर लगता है कि ये लॉ अप्लाई होता ही नहीं, जैसे कि नॉलेज, हॉबीज़ और सबसे बड़ा एग्जाम्पल पैसा। तो व्हाट अबाउट मनी? क्या ये लॉ यहाँ फेल हो जाता है? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। क्या ये लॉ मनी या फिर कलेक्शन वाली हॉबीज़ जैसे स्टैम्प्स या क्रिकेट कार्ड्स इकट्ठा करने पर अप्लाई होता है? आखिर पैसा जितना ज्यादा मिलता है, इंसान उतना ही और चाहता है। ऐसा लगता है कि यहाँ तो यूटिलिटी कम होने के बजाय बढ़ रही है। तो क्या ये सच है? और इसका जवाब है कि लॉ यहाँ भी अप्लाई होता है। हमें बस मार्जिनल वर्ड पर फोकस करना है। ये बिल्कुल सही है कि ज्यादा पैसों से टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, लेकिन हर अगले रुपए से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल सेटिस्फैक्शन जरूर कम होती है। एग्जाम्पल से समझिए, एक स्टूडेंट है, उसके पास टोटल 1000 रुपीज़ है। उसके लिए एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ मिलना बहुत बड़ी बात है। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हाई है। लेकिन एक मिलियनेयर के लिए वही एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ शायद कोई खास मायने नहीं रखते।
तो पैसे की चाहत भले ही बनी रहे, पर हर नेक्स्ट रुपी की प्रैक्टिकल वैल्यू या एडिशनल सेटिस्फैक्शन पहले वाले से हमेशा कम होती जाती है। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद चलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ रखते हैं। हमने लॉ को समझा, उसके रूल्स देखे और उसके सबसे बड़े एक्सेप्शन को भी आसानी से डिकोड किया। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के फाइनल सेक्शन पर, जहां हम इस लॉ की पूरी रूल बुक को एकदम फटाफट समराइज करेंगे। तो सारी बात का सार ये है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के सही से काम करने के लिए ये 4 लैबोरेटरी कंडीशंस पूरी होनी बहुत जरूरी हैं। पहला, होमोजीनियस यूनिट्स, यानी सारी यूनिट्स बिल्कुल आइडेंटिकल हों। दूसरा, स्टैंडर्ड साइज, यूनिट्स का साइज रीजनेबल हो। तीसरा, कंटिन्यूअस कंजम्पशन के बीच में लंबा टाइम गैप ना हो। और चौथा, कांस्टेंट कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट और मेंटल स्टेट में कोई चेंज ना आए। ये अजम्पशंस इस लॉ की फाउंडेशन है और ये हमें याद दिलाते हैं कि इकोनॉमिक लॉज रियल वर्ल्ड को समझने के मॉडल्स हैं, जो इन आइडियल कंडीशंस में ही बेस्ट काम करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, जिसे हम सब अपनी डेली लाइफ में अनजाने में ही यूज करते हैं, स्पेशली जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। हम शुरू करेंगे उस कॉमन गुड डील वाली फीलिंग से, फिर हम कंज्यूमर सरप्लस की फॉर्मल डेफिनेशन और उसके कोर फॉर्मूला को देखेंगे। इसके बाद हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो इसका फाउंडेशन है। फिर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से टोटल सरप्लस कैलकुलेट करेंगे और आखिर में सारे की टेकअवेज को समराइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, सेक्शन 1, द गुड डील फीलिंग। ये वो एक्सपीरियंस है जो हम सबको पसंद है, एक अच्छी बार्गेन मिलने की खुशी। अब हम इसके पीछे की इकोनॉमिक्स को समझेंगे। आपने कभी वो ऑसम फीलिंग एक्सपीरियंस की है जब आप कोई चीज़ खरीदना चाहते थे और वो आपको आपकी सोची हुई प्राइस से कम में मिल गई? जैसा स्लाइड पर दिए गए एग्जाम्पल में है, सोचिए आप एक नए फ़ोन के लिए 20,000 रुपये तक देने को तैयार थे, लेकिन सेल में वो आपको सिर्फ 15,000 रुपये का मिल गया। ये जो 5,000 रुपये बचाने की खुशी है, ये जो स्टील डील या बार्गेन वाली फीलिंग है, ये सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, बल्कि ये एक रियल इकोनॉमिक कंसेप्ट है। अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, सेक्शन 2। अब वक्त आ गया है कि हम इस गुड डील वाली फीलिंग को एक फॉर्मल इकोनॉमिक नाम दें, और वो नाम है कंज्यूमर सरप्लस। चलिए इसकी डेफिनेशन को आगे समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आसानी से समझाने का क्रेडिट जाता है फेमस इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल को, जिन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इसे डिफाइन किया। उनके शब्दों में, जैसा आप स्लाइड पर देख सकते हैं, ये वो एक्सेस प्राइस है जो एक कंज्यूमर किसी चीज के लिए पे करने को तैयार है, उस प्राइस के ऊपर जो वो एक्चुअली पे करता है। आसान भाषा में, ये वो एक्स्ट्रा वैल्यू है जो आपको एक परचेज से मिलती है। तो सिंपल शब्दों में कंज्यूमर सरप्लस क्या है? ये उस मैक्सिमम प्राइस यानी विलिंगनेस टू पे और उस एक्चुअल प्राइस जो आप आखिर में पे करते हैं के बीच का डिफरेंस है। ये आपका नेट गेन या फायदा है उस परचेज से। इकोनॉमिक्स में इस गेन को कंज्यूमर का वेलफेयर भी कहते हैं। ये एक तरह से आपके सेटिस्फैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करता है। अब जब हम कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, द कोर फॉर्मूला। अब सवाल ये है कि हम इस विन या इस फायदे को मेजर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसे कैलकुलेट करने के 2 की कंपोनेंट्स हैं, जैसा आप स्लाइड पर देख सकते हैं। एक तरफ है विलिंगनेस टू पे, ये वो मैक्सिमम प्राइस है जो आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट के लिए है। दूसरी तरफ है एक्चुअल प्राइस, ये वो प्राइस है जो आप काउंटर पर पे करते हैं। इन दोनों से ही हमारा फॉर्मूला बनता है, जो नीचे हाईलाइट किया गया है। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस। बहुत ही सिंपल और लॉजिकल। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, सेक्शन 4, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। ये एक अहम सवाल उठाता है, आखिर कंज्यूमर सरप्लस एग्जिस्ट ही क्यों करता है? क्यों हम अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग प्राइस देने को तैयार होते हैं? इसका जवाब इकोनॉमिक्स के एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल में छुपा है। ये लॉ है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट की एक के बाद एक यानी एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी कम होता जाता है। मार्जिनल का मतलब है एडिशनल। इसका मतलब है कि आपके लिए हमेशा पहली यूनिट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। जैसे पिज्जा का पहला स्लाइस सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक बहुत ही प्यासा ट्रैवलर है जो रेगिस्तान में है।
उसके लिए पानी की पहली बॉटल की वैल्यू यानी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसके लिए 50 रुपए तक देने को तैयार है। अब पहली बॉटल पीने के बाद उसकी प्यास थोड़ी कम हो जाती है, तो दूसरी बॉटल के लिए उसकी विलिंगनेस टू पे भी नेचुरली कम हो जाएगी। अब वो शायद सिर्फ 30 रुपए ही देना चाहेगा, क्योंकि उसके लिए उसकी वैल्यू पहले जितनी नहीं रही, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई है। और तीसरी बॉटल तक आते आते वो लगभग सैटिस्फाइड हो चुका है, उसकी प्यास ऑलमोस्ट बुझ गई है। तो अब वो तीसरी बॉटल के लिए शायद मार्केट प्राइस यानी 15 रुपए ही देने को तैयार होगा। आपने देखा कैसे हर एडिशनल यूनिट के साथ विलिंगनेस टू पे कम हो गई? यही है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन एक्शन। अब हम आते हैं सेक्शन 5 पर, जहां हम टोटल सरप्लस कैलकुलेट करेंगे। जो थ्योरी हमने अभी सीखी उसको हम अब अपने थर्स्टी ट्रैवलर वाले एग्जाम्पल के साथ जोड़कर देखेंगे और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करेंगे। इस टेबल को ध्यान से देखिए। मान लीजिए पानी की बॉटल का एक्चुअल मार्केट प्राइस 15 रुपए है। पहली बॉटल के लिए ट्रैवलर 50 रुपए देने को तैयार था, पर उसने दिए सिर्फ 15 रुपए, तो उसे 35 रुपीज का कंज्यूमर सरप्लस हुआ। दूसरी बॉटल के लिए वो 30 रुपए देने को तैयार था, पर दिए 15 रुपए, तो यहां सरप्लस हुआ 15 रुपए। तीसरे बॉटल के लिए उसकी विलिंगनेस टू पे गिरकर 15 रुपए हो गई थी और एक्चुअल प्राइस भी 15 ही थी, तो यहां सरप्लस हुआ 0। अब अगर हम टोटल कंज्यूमर सरप्लस निकालें तो वो होगा 35 + 15 + 0 यानी 50 रुपए। ये 50 रुपए उस ट्रैवलर का टोटल वेलफेयर गेन है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, सेक्शन 6 समरी। यहां हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं और इस कॉन्सेप्ट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको क्या पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं? पहला, कंज्यूमर सरप्लस आपके सैटिस्फैक्शन या वेलफेयर गेन का एक मॉनिटरी मेजर है। दूसरा, इसका सिंपल फॉर्मूला है विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस। तीसरा, ये एग्जिस्ट करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। और आखिरी पॉइंट, आपको हर उस यूनिट पर सरप्लस मिलता है जो आप खरीदते हैं, सिवाय उस आखिरी यूनिट के जहां आपकी विलिंगनेस टू पे एक्चुअल प्राइस के बराबर हो जाती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कंज्यूमर सरप्लस। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी आपने सोचा है कि जब आप शॉपिंग करते हैं और कोई चीज़ आपको सस्ती मिल जाती है, तो वो जो खुशी होती है उसको इकोनॉमिक्स में कैसे मेजर करते हैं? बस वही है कंज्यूमर सरप्लस। ये हमें बताता है कि एक कंज्यूमर को मार्केट में शॉपिंग करने से एक्चुअल में कितना इकोनॉमिक बेनिफिट यानी फायदा मिलता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, कंज्यूमर सरप्लस वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो फायदा है जो आपको मिलता है जब आप किसी चीज़ के लिए कम प्राइस पे करते हैं, कम उस अमाउंट से जो आप उसके लिए देने को तैयार थे। सोच के देखिए, आप एक मस्त सी शर्ट लेने गए, आपने मन बना लिया था कि इसके लिए 500 रुपये तक दे दूंगा, पर काउंटर पे पता चला कि सेल लगी है और वो आपको 300 की मिल गई। मजा आ गया ना? वो जो 200 रुपये का मजा है, वही है आपका कंज्यूमर सरप्लस। ये एक साइकोलॉजिकल गेन भी है और एक इकोनॉमिक गेन भी। इसका फॉर्मूला तो बिल्कुल ही सिंपल है, जैसा आप देख सकते हैं, विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस पेड। ओके, अब कंज्यूमर सरप्लस को अच्छे से समझने के लिए ना एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बड़ा फैंसी नाम है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज की पहली यूनिट से जो सैटिस्फैक्शन मिलती है वो हर अगली यूनिट के साथ कम होती जाती है। बेस्ट एग्जांपल, पिज्जा। सोचो, बहुत भूख लगी है और पिज्जा का पहला स्लाइस, वाओ क्या टेस्ट है, कितनी सैटिस्फैक्शन मिलती है। दूसरे में भी मजा आता है, तीसरी, चौथी, बट 5वें स्लाइस तक आते आते आप बोलते हो अब बस यार, अब हो गया। सैटिस्फैक्शन लेवल डाउन हो जाता है। यही प्रिंसिपल, यही आइडिया हमारी विलिंगनेस टू पे को डिसाइड करता है। हम पहली यूनिट के लिए सबसे ज्यादा पे करने को तैयार होते हैं और हर अगली यूनिट के लिए कम। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इस कॉन्सेप्ट को एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, नंबर्स के साथ। मान लीजिए मार्केट में एक कमोडिटी है और उसका प्राइस बिल्कुल फिक्स्ड है। अब हम देखेंगे कि एक कंज्यूमर उस फिक्स प्राइस पर कैसे रिएक्ट करता है और कितना सरप्लस जनरेट करता है। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। हमने माना कि मार्केट प्राइस जो है वो फिक्स्ड है $20 पर। अब देखो, जब आप पहली यूनिट खरीदने जाते हैं तो आपकी विलिंगनेस टू पे यानी आपके जेब में $30 हैं उसके लिए, पर आपने दिए कितने? सिर्फ $20, तो आपको सीधा सीधा $10 का कंज्यूमर सरप्लस मिल गया। अब आती है दूसरी यूनिट की बारी। पिज्जा वाला एग्जाम्पल याद है? अब आपकी विलिंगनेस टू पे थोड़ी कम हो गई, $28। प्राइस तो अभी भी $20 ही है, तो इस बार सरप्लस हुआ $8। और आप पैटर्न देख रहे हैं, हर अगली यूनिट के साथ आपकी विलिंगनेस टू पे कम हो रही है। $25, फिर $22, और ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायरेक्ट रिजल्ट है।
तो अब आते हैं टोटल कंज्यूमर सरप्लस पे। सिंपल है, बस हर यूनिट का सरप्लस ऐड कर दो। $10 प्लस $8 प्लस $5 प्लस $2 कितना हुआ? टोटल हो गया $25। ये है आपका टोटल फायदा। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है। 5वीं यूनिट को देखो, यहाँ पर आपकी विलिंगनेस टू पे भी $20 है और मार्केट प्राइस भी $20। तो सरप्लस कितना हुआ? 0। मतलब ना फायदा ना नुकसान। इसलिए एक रैशनल कंज्यूमर, एक समझदार कंज्यूमर इस पॉइंट के बाद और यूनिट्स नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि आगे खरीदने पर उसकी विलिंगनेस टू पे प्राइस से कम हो जाएगी और उसको नुकसान होने लगेगा, तो वो यहीं रुक जाएगा। ओके, नंबर्स तो अच्छे से समझ आ गए, लेकिन इकोनॉमिक्स में ना जो चीज ग्राफ पे दिख जाए वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो चलिए अब इसी पूरी कैलकुलेशन को एक ग्राफ पर विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। बिलीव मी, इससे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक प्रो टिप, एग्जाम्स में डायग्राम बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो स्टेप 1 बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम ग्राफ के 2 एक्सिस बनाएंगे। जो वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे, वो है हमारा वाई एक्सिस। इस पर हम हमेशा प्राइस रखते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है लेफ्ट टू राइट, वो है हमारा एक्स एक्सिस, जिस पर हम उस कमोडिटी की क्वांटिटी रखेंगे। ये इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स बनाने का गोल्डन रूल है, एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। एक्सिस बन गए, अब आते हैं मेन हीरो पर, हमारा डिमांड कर्व। आप देख सकते हैं ये कर्व ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी इसका स्लोप डाउनवर्ड है। और ये क्या दिखाता है? ये वही पिज्जा वाली बात दिखाता है कि कंज्यूमर हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए कम पे करना चाहता है। यही तो है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेसिकली आप ये समझ लो कि डिमांड कर्व और कुछ नहीं बल्कि कंज्यूमर की अलग अलग क्वांटिटी पर मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डिमांड कर्व भी बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम ड्रॉ करेंगे मार्केट प्राइस लाइन। याद है हमारे एग्जाम्पल में प्राइस क्या था? $20। तो हम $20 के पॉइंट पर एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। ये हॉरिजॉन्टल क्यों है? क्योंकि मार्केट में प्राइस सबके लिए सेम रहता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहली यूनिट खरीद रहे हो या चौथी, आपको पे $20 ही करना है। अब आता है मैजिक मोमेंट। ग्राफ को देखिए, डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस लाइन के ऊपर ये जो ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है ना ग्रीन कलर में, यही है हमारा टोटल कंज्यूमर सरप्लस। कितना सिंपल है ना? बेसिकली ये एरिया उन सभी छोटे छोटे सरप्लसेस का टोटल है जो हमने टेबल में कैलकुलेट किए थे। $10, $8, $5, $2। ग्राफ उन सबको एक साथ दिखा देता है। तो अब हमें पता है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है और उसे ग्राफ पर कैसे ढूंढना है। पर क्या होगा अगर मार्केट प्राइस चेंज हो जाए? सोचो, अगर चीज़ सस्ती हो जाए तो चलो देखते हैं कि प्राइस कम होने पर कंज्यूमर सरप्लस पर क्या असर पड़ता है। ये इस थ्योरी का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग पार्ट है। ओके, तो ये देखिए, ये हमारी ओरिजिनल सिचुएशन है। सिनेरियो ए, जब प्राइस $20 था तो कंज्यूमर सरप्लस ये छोटा वाला ग्रीन ट्रायंगल वाला एरिया था। इस प्राइस पर याद है ना, कंज्यूमर्स 5 यूनिट्स खरीद रहे थे और उनका टोटल फायदा इस एरिया से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब देखो क्या होता है। मान लो प्राइस गिरकर $15 हो गया, तो हमारी जो प्राइस लाइन थी वो नीचे आ जाएगी $15 पर। और देखो कंज्यूमर सरप्लस का जो एरिया है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है। ये तो कॉमन सेंस है ना? जब भी कोई चीज सस्ती होती है तो हम कंज्यूमर्स को हमेशा ज्यादा फायदा होता है। ये ग्राफ बस उसी फायदे को, उसी बेनिफिट को मेजर कर रहा है। लेकिन एक अहम सवाल, ये सरप्लस बढ़ता क्यों है? इसके पीछे 2 मेन रीजंस हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला, जो एग्जिस्टिंग बायर्स थे, जो पहले से ही $20 पर खरीद रहे थे, उन्हें अब हर यूनिट पर एक और भी बेहतर डील मिल रही है, उनका सरप्लस और बढ़ गया। और दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस कम होने से कुछ नए बायर्स मार्केट में एंटर कर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो पहले $20 अफोर्ड नहीं कर सकते थे पर अब $15 दे सकते हैं। तो मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है और सरप्लस भी। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस पूरे टॉपिक के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें जल्दी से एक बार समराइज कर लेते हैं। इससे सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हो जाएंगे और आप आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। तो ये हैं इस टॉपिक के की टेकअवेज, आपकी फाइनल चेकलिस्ट। नंबर 1, डेफिनेशन। कंज्यूमर सरप्लस का सिंपल सा फॉर्मूला है विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस पेड। नंबर 2, ग्राफ पर इसका एरिया कहाँ होता है? हमेशा डिमांड कर्व के नीचे और मार्केट प्राइस लाइन के ऊपर। नंबर 3, प्राइस के साथ इसका क्या रिलेशन है? इनवर्स, मतलब प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा। एंड फाइनली नंबर 4, इस सब के पीछे का ड्राइविंग प्रिंसिपल क्या है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये 4 पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन है।
इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, ये आपको इकोनॉमिक्स में आगे बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कंज्यूमर सरप्लस के एप्लीकेशंस और हाँ, उसकी लिमिटेशंस के बारे में। आपको शायद लगता होगा कि कंज्यूमर सरप्लस बस एक टेक्स्ट बुक थ्योरी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हाँ काफी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। इतना प्रैक्टिकल कि बड़ी बड़ी कंपनीज और इवन गवर्नमेंट्स दोनों ही इसे रियल वर्ल्ड में यूज करती हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। ओके, तो सबसे पहले चलो बिजनेसेस की बात करते हैं। देखिए, कंपनीज इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनाती हैं और ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट बढ़ाती हैं। उनका मेन गोल आखिर में बस एक ही होता है, कस्टमर के सरप्लस को कैप्चर करना। और इस सरप्लस को कैप्चर करने के लिए उनके पास एक स्पेशल टेक्निक है, इसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये नाम सुन के कंफ्यूज मत होना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सीधा सा मतलब है एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर्स से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। और ये किस बेसिस पर होता है? उनकी विलिंगनेस टू पे के बेसिस पर। सिंपल। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एयरलाइन टिकट्स। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, राइट? तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है बिजनेस ट्रैवलर, उसको मंडे सुबह एक सुपर अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। उसकी विलिंगनेस टू पे ऑफ कोर्स बहुत हाई है, उसको जाना ही जाना है, तो एयरलाइन उससे फॉर एग्जांपल 12,000 रुपये चार्ज करती है। अब दूसरी तरफ देखिए, एक लेजर ट्रैवलर है जो बस घूमने जा रहा है, उसके प्लान्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, उसकी विलिंगनेस टू पे आराम से कम है, तो एयरलाइन उसे सेम सीट के लिए शायद सिर्फ 4,500 रुपये चार्ज कर रही है। सोचो, सेम सर्विस पर प्राइस एकदम अलग। तो यहाँ पर बिजनेस ने एग्जैक्टली किया क्या? बहुत स्मार्ट काम किया। उन्होंने समझा कि जो बिजनेस ट्रैवलर है ना, उसका कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा पैसे देने को तैयार है। बस उन्होंने उस कस्टमर से हाई प्राइस चार्ज किया और उसके एक्स्ट्रा सरप्लस को सीधा अपने प्रॉफिट में बदल दिया। और यही इस कॉन्सेप्ट का सबसे पावरफुल बिजनेस एप्लीकेशन है। ओके, तो ये तो हुई बिजनेसेस की बात, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, सिर्फ कंपनीज ही नहीं, गवर्नमेंट्स भी इसे यूज करती हैं। पर यहाँ एक बड़ा डिफरेंस है। जहाँ बिजनेसेस इस कॉन्सेप्ट को प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं, वहीं गवर्नमेंट्स इसे पब्लिक वेलफेयर यानी कि हम सब जनता के भले के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो गवर्नमेंट ये करती कैसे है? गवर्नमेंट एक प्रोसेस यूज करती है जिसका नाम है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब ये क्या है? देखो, इसमें गवर्नमेंट किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट, सोचो जैसे नया फ्लाईओवर बनाना है या कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो उसके टोटल कॉस्ट को उस प्रोजेक्ट से सोसाइटी को मिलने वाले टोटल बेनिफिट से कंपेयर करती है। और गेस व्हाट, इस बेनिफिट का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा होता है कंज्यूमर सरप्लस। गवर्नमेंट का जो डिसीजन प्रोसेस है ना, वो कुछ इस तरह के सिंपल स्टेप्स में चलता है। स्टेप 1, एक प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया जाता है। स्टेप 2, उसकी टोटल कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। स्टेप 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एस्टिमेट किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट से हम सिटीजन्स को कितना टोटल वेलफेयर या कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा। और फिर आखिर भी स्टेप 4, इन बेनिफिट्स और कॉस्ट्स को कंपेयर करके फाइनल डिसीजन लिया जाता है। सिंपल एंड लॉजिकल, राइट? चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शंस हैं, एक नई मेट्रो लाइन बनानी है या एक नया सिटी पार्क। अब जैसा कि आप इस ग्राफ में साफ साफ देख सकते हैं, मेट्रो लाइन से लोगों को लेट्स से 100 करोड़ का टोटल वेलफेयर मिल रहा है, जबकि पार्क से सिर्फ 60 करोड़ का। तो इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से गवर्नमेंट कौन सा प्रोजेक्ट चुनेगी? ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट जिससे मैक्सिमम कंज्यूमर सरप्लस क्रिएट हो रहा है, यानी कि इस केस में मेट्रो लाइन। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, टैक्स पॉलिसीज डिजाइन करने में। जब भी फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स लगाते हैं, तो वो ऐसी कमोडिटीज पर टैक्स लगाना प्रेफर करते हैं जिससे पब्लिक के कंज्यूमर सरप्लस का लॉस कम से कम हो। सिंपल शब्दों में वो कोशिश करते हैं कि जनता को कम से कम तकलीफ हो। सो इट्स यूज्ड फॉर स्मार्टर टैक्सेशन टू। तो अब तक हमने देखा कि ये कंसेप्ट बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स दोनों के लिए कितना ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या ये कंसेप्ट एक परफेक्ट रूल है? क्या इसमें कोई कमियां नहीं है? और इसका जवाब है हाँ, इसमें कमियां हैं, बिल्कुल हैं। देखो, हर टूल की तरह कंज्यूमर सरप्लस भी परफेक्ट नहीं है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम इन शॉर्टकमिंग्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ओके, तो ये है इस कॉन्सेप्ट की कुछ की लिमिटेशंस। पहला, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब यूटिलिटी को आसानी से मनी में मेजर नहीं कर सकते। दूसरा, ये नेसेसरीज यानी ज़रूरी चीज़ों जैसे पानी, हवा के केस में आके फेल हो जाता है। तीसरी लिमिटेशन है कि सोचो, पैसे की वैल्यू हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती, राइट?
एक अमीर के लिए अलग, एक गरीब के लिए अलग। और आखिर में सब्स्टिट्यूट्स। अगर मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं तो वो भी इसके कैलकुलेशन पर असर डालते हैं। चिंता मत कीजिए, आइए इन सभी पॉइंट्स को अब एक एक करके आराम से समझते हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन जुड़ी है नेसेसिटरीज से। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी, हवा, खाना। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप एक रेगिस्तान में हैं और बहुत प्यासे हैं। पानी के पहले ग्लास के लिए आप कितना पैसा देने को तैयार होंगे? शायद अपना सब कुछ। उसकी यूटिलिटी आपके लिए उस मोमेंट में असल में इन्फिनिट है। ऐसे में कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है। और पता है, यही चीज़ हमें इकोनॉमिक्स के एक बहुत मशहूर डायमंड वाटर पैराडॉक्स तक ले आती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी लिमिटेशन पर, जो है मेजरमेंट की प्रॉब्लम। देखिए, किसी भी इंसान को एक प्रोडक्ट से कितनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी मिल रही है, उसे आप बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट रुपयों में कैसे मेजर कर सकते हैं? ये बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है जिसे आप फॉर्मूला में डाल दो। और तीसरी लिमिटेशन आती है सब्स्टिट्यूट से। ये बहुत सिंपल है। सोच के देखो, अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोप के कितने सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं, ऐसे में क्या आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस पे करने को तैयार होंगे? नहीं ना। अगर एक महंगा है तो आप दूसरा ले लेंगे। इससे क्या होता है, उस एक ब्रांड का कंज्यूमर सरप्लस नेचुरली ही कम हो जाता है। ओके, तो हमने इसके एप्लीकेशंस देखे, इसकी लिमिटेशंस भी समझ ली। तो इन सभी बातों को समझने के बाद हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या होना चाहिए? इस पूरी डिस्कशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे क्या है? तो देखिए, आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कंज्यूमर सरप्लस एक इम्परफेक्ट कॉन्सेप्ट ज़रूर है। इसमें कुछ कमियां हैं जैसा हमने देखा, लेकिन उन कमियों के बावजूद ये इकोनॉमिक वेलबींग को नापने का एक बहुत ही ज़रूरी, एक इसेंशियल इंडिकेटर है। और बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स के लिए तो ये एनालिसिस का एक इतना पावरफुल टूल है कि इसे नज़रअंदाज करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये है पूरी कहानी कंज्यूमर सरप्लस की। अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो इस कॉन्सेप्ट को अगर ठीक से समझना है ना, तो हमें सबसे पहले इसकी फाउंडेशन में जाना होगा, यानी पुरानी थियोरी को देखना होगा जिसका नाम है कार्डिनल यूटिलिटी। ये आप कह सकते हैं कंज्यूमर की चॉइसेस को समझने की सबसे पहली कोशिश थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये कार्डिनल यूटिलिटी है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी थियोरी है जो कहती है कि हम किसी भी गुड से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। सोचो, जैसे हम वेट को किलोग्राम्स में या हाइट को फीट में नापते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस थियोरी के अकॉर्डिंग हम सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स नाम की एक यूनिट में नाप सकते हैं। और जानते हैं इस थियोरी को किसने पॉपुलराइज किया? एक बहुत ही मशहूर इकोनॉमिस्ट, एल्फ्रेड मार्शल। उनका आइडिया ये था कि सेटिस्फैक्शन को या तो मनी की यूनिट्स में मापा जा सकता है या फिर एक हाइपोथेटिकल यूनिट में, जिसे उन्होंने यूटिल कहा। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक बर्गर खाने से 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है। बस यही था कार्डिनल अप्रोच का कोर आइडिया। लेकिन जैसा कि इकोनॉमिक्स में अक्सर होता है, हर थियोरी परफेक्ट नहीं होती। और इस थियोरी में भी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल कमी थी। हैप्पीनेस को नंबर्स में मेजर करने का आइडिया ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। तो फिर इस चैलेंज को सामने कौन लाया? ये थे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स J.R. हिक्स और R.G.D. एलन। और उनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, एक एहसास है, और एक एहसास को नंबर्स में मेजर करना ये तो अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल है। देखिए, उनका जो सबसे क्रूशल पॉइंट था ना, वो यही था कि इंसान की सेटिस्फैक्शन एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसे आप क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते। खुद सोच कर देखिए, राइट? आप कह सकते हैं मैं ज़्यादा खुश हूँ या कम खुश हूँ, पर क्या आप कभी कह सकते हैं कि मैं आज 20 यूनिट्स खुश हूँ? नो वे, इम्पॉसिबल, है ना? और बस यही इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बन गया। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या था? इसी कमी को दूर करने के लिए एक नई और आई मस्ट से एक बेहतर थ्योरी सामने आई, जिसका नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये एक ज़्यादा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच है जो प्रेफरेंसेस को रैंक करने पर फोकस करती है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। ये थ्योरी कहती है, ठीक है, मान लिया हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे रैंक तो कर सकते हैं ना। मतलब एक कंज्यूमर आराम से गुड्स को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ऑर्डर में लगा सकता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ फोकस कैलकुलेशन पर नहीं बल्कि कंपैरिजन पर है।
ओके, सो चलिए अब इस स्लाइड पर दोनों थ्योरीज को साइड बाय साइड कंपेयर करके इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं। देखिए, एक तरफ है कार्डिनल यूटिलिटी। ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है, मतलब ये नंबर्स की बात करता है। ये पूछता है हाउ मच सेटिस्फैक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है? मुझे इस समोसे से 10 यूटिल्स मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये एक क्वालिटेटिव अप्रोच है जो क्वालिटी या ऑर्डर पर फोकस करता है। ये पूछता है विच वन डू यू प्रेफर। इसका एग्जाम्पल है, मैं एक कचौरी के मुकाबले एक समोसा प्रेफर करता हूं। देखा आपने फर्क? एक है कितना और दूसरा है कौन सा। ओके, तो अब जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी समझ चुके हैं तो चलिए अब इसके सबसे इम्पॉर्टेंट टूल की बात करते हैं, और वो टूल है द इंडिफरेंस कर्व। इस पूरी थ्योरी को हम इसी ग्राफ के जरिए विजुअलाइज करते हैं। तो ये इंडिफरेंस कर्व आखिर है क्या चीज़? सिंपल है, ये एक ग्राफ है, और ये ग्राफ क्या दिखाता है? ये दो गुड्स के ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिनसे कंज्यूमर को बिल्कुल, और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। और क्योंकि हर कॉम्बिनेशन से सेटिस्फैक्शन एकदम बराबर है, कंज्यूमर उन सब कॉम्बिनेशंस के बीच इनडिफरेंट रहता है। इनडिफरेंट मतलब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसे कौन सा कॉम्बिनेशन मिल जाए। और हाँ, ये कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड में बिजनेसेस को प्रोडक्ट बंडल्स डिजाइन करने में और गवर्नमेंट्स को पॉलिसीज बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को इस टेबल से और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। इस टेबल को हम कहते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। अब यहाँ देखिए, हमारे पास दो गुड्स हैं, पिज़्ज़ाज और बुक्स। अगर आप कॉम्बिनेशन ए देखें तो वहाँ है 1 पिज़्ज़ा और 10 बुक्स। फिर कॉम्बिनेशन बी में 2 पिज़्ज़ा और 7 बुक्स, और इसी तरह आगे सी और डी। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि कंज्यूमर के लिए इन चारों कॉम्बिनेशन से जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है ना, वो बिल्कुल सेम है, एकदम बराबर। और अब देखिए मैजिक। जब हम पिछली स्लाइड वाले इंडिफरेंस शेड्यूल के पॉइंट्स को एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमें मिलता है ये कर्व, और इसी को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। इस कर्व पर जो भी पॉइंट है, चाहे वो ए हो, बी, सी या डी, वो सब इक्वल सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितना कूल है ना? ये ग्राफ इतने आसान तरीके से दिखा देता है कि कैसे दो अलग अलग गुड्स की अलग अलग क्वांटिटी भी कंज्यूमर को सेम लेवल की हैप्पीनेस दे सकती है। ऑलराइट, तो अब इस पूरे टॉपिक को एक फाइनल समरी के साथ रैप अप करने का टाइम आ गया है। और हाँ, ये जो टेबल अब आप देखेंगे ये आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इसके की डिफरेंसेस को बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो चलिए इस टेबल को आराम से पॉइंट बाय पॉइंट रिवाइज करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है मीनिंग। याद है, कार्डिनल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकली यानी नंबर्स में मेजर करती है, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या करती है? वो सिर्फ प्रेफरेंस के हिसाब से रैंक करती है। सिंपल। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, रियलिज्म। इसमें हमने देखा कि कार्डिनल अप्रोच थोड़ा कम रियलिस्टिक है क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो सब्जेक्टिव है, राइट? और ऑर्डिनल अप्रोच वो बिल्कुल ज्यादा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट। कार्डिनल यूटिल्स नाम की यूनिट यूज करता है और ऑर्डिनल वो सिर्फ रैंकिंग यूज करता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर आते हैं की इकोनॉमिस्ट पर। कार्डिनल के साथ नाम जुड़ा है एल्फ्रेड मार्शल का, और ऑर्डिनल के पीछे हैं हिक्स एंड एलन। और आखिर में हमारा लास्ट पॉइंट, मेन टूल। कार्डिनल एनालिसिस का कोई एक स्पेसिफिक ग्राफिकल टूल नहीं है, जबकि ऑर्डिनल एनालिसिस का मेन टूल क्या है? बिल्कुल सही, इंडिफरेंस कर्व। Now, let's discuss about a very important concept in economics, the indifference map and marginal rate of substitution. यह टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए एकदम फंडामेंटल है, और इससे हम ये समझते हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में चॉइसेस कैसे बनाते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू करते हैं, द इंडिफरेंस कर्व। इसके नाम से घबराना नहीं है, इसका आइडिया बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। सो एन इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा ग्राफ है जो दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जिनसे कंज्यूमर को बिल्कुल सेम यानी इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसलिए इसका नाम इंडिफरेंस कर्व है, क्योंकि कंज्यूमर इन सारे कॉम्बिनेशंस के बीच लिटरली इंडिफरेंट है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा बंडल मिले, क्योंकि सबसे मिलने वाली हैप्पीनेस एकदम बराबर है। इस कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इस टेबल को देखिए, यहाँ फूड और क्लोथिंग के 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। कॉम्बिनेशन ए में आपके पास 1 यूनिट फूड और 12 यूनिट्स क्लोथिंग है। वहीं कॉम्बिनेशन डी में आपके पास 4 यूनिट्स फूड है लेकिन सिर्फ 3 यूनिट्स क्लोथिंग। यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस कंज्यूमर के लिए ये चारों ऑप्शंस ए, बी, सी और डी बिल्कुल बराबर है। उनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है। इक्वल सेटिस्फैक्शन का ये आइडिया हमें हमारे अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी MRS।
यही वो चीज़ है जो इंडिफरेंस कर्व के एक्चुअल शेप यानी उसके स्लोप को डिफाइन करती है। बेसिकली MRS ट्रेड ऑफ का रेट है। ये हमें बताता है कि एक कंज्यूमर एक गुड की एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए, जैसे कि फूड, दूसरे गुड की कितनी यूनिट्स, जैसे कि क्लोथिंग, छोड़ने के लिए तैयार है, इस शर्त पर कि उसकी टोटल हैप्पीनेस सेम रहे। इकोनॉमिक्स की भाषा में ये व्हाट्स इट वर्थ टू यू वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं। ये जो ट्रेड ऑफ का रेट है, ये कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास हर आइटम का कितना स्टॉक है। इस चेंज को एक्सप्लेन करता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS, और यही वो लॉ है जो कर्व को उसका यूनिक शेप देता है। इसको एक्शन में देखने के लिए वापस टेबल पर चलते हैं। शुरू में कॉम्बिनेशन ए पर कंज्यूमर के पास क्लोथिंग बहुत ज़्यादा है, पूरे 12 यूनिट्स, लेकिन फूड बहुत कम है, सिर्फ 1 यूनिट। इस पॉइंट पर वो थोड़ा ज़्यादा फूड पाने के लिए आसानी से अपनी एक्स्ट्रा क्लोथिंग ट्रेड कर देगा। एक एक्स्ट्रा यूनिट फूड के लिए वो 4 यूनिट्स क्लोथिंग देने को तैयार है। तो यहाँ MRS है 4। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन सी पर। यहाँ सिचुएशन पूरी पलट चुकी है। अब कंज्यूमर के पास फूड ज़्यादा है और क्लोथिंग सिर्फ 5 यूनिट्स बची हैं। क्योंकि क्लोथिंग अब उसके लिए कम हो गई है, इसकी वैल्यू उसके मन में बढ़ गई है। इसीलिए अब एक और एक्स्ट्रा यूनिट फूड के लिए वो सिर्फ 2 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग सैक्रिफाइस करने को रेडी है। देखा आपने, MRS अब गिरकर 2 हो गया है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज MRS की नीचे की तरफ आते हुए कम होने की जो ये टेंडेंसी है, 4 से 2 हो जाना, इसी को द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और यही लॉ है जो इंडिफरेंस कर्व को उसका स्पेशल कॉन्वेक्स शेप देता है, जो हमेशा ओरिजिन की तरफ यानी अंदर की तरफ झुका हुआ होता है। अभी तक हमने सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन लेवल की बात की, लेकिन एक कंज्यूमर की तो अनेकों प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। जब हम इन सारी प्रेफरेंसेस को एक साथ मैप पर उतार देते हैं तो हमें मिलती है एक बड़ी पिक्चर, द इंडिफरेंस मैप। एक इंडिफरेंस मैप, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, IC1, IC2, IC3 बस बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स का एक कलेक्शन है। हर कर्व एक अलग लेवल ऑफ हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। रूल बहुत सिंपल है, जो कर्व ओरिजिन से जितना दूर होगा वो उतना ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ये लॉजिकल भी है, क्योंकि IC3 जैसे ऊपर वाले कर्व पर आपको IC1 के मुकाबले हर कॉम्बिनेशन में दोनों चीजें ज्यादा मिलेंगी। तो किसी भी रैशनल कंज्यूमर का गोल क्या होता है? उसका गोल होता है इस मैप ऑफ हैप्पीनेस पर जितना ऊपर चढ़ सके चढ़ना, यानी हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व तक पहुंचना। वही उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ऑफ कोर्स उसके चढ़ने की एबिलिटी उसके बजट और चीज़ों की कीमत पर डिपेंड करती है, जिसे हम बजट लाइन के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। चलिए अब इन कर्व्स की कुछ की प्रॉपर्टीज को समराइज करते हैं। ये फंडामेंटल रूल्स हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इन पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। 4 की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी हैं। 1, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। 2, ये ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होते हैं, जिसका रीजन हमने अभी समझा, द डिमिनिशिंग MRS। 3, जितना ऊंचा कर्व उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन। और चौथा जो सबसे क्रूशल है, 2 इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये लॉजिक के खिलाफ होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि एक ही पॉइंट 2 अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल्स दे रहा है, जो इम्पॉसिबल है। चलिए एक फाइनल समरी करते हैं। हमने शुरू किया इंडिफरेंस कर्व से, जो इक्वल सेटिस्फैक्शन वाले कॉम्बिनेशंस दिखाता है। फिर हमने डिफाइन किया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी MRS, जो ट्रेड ऑफ का रेट है। हमने देखा कि कैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS कर्व को उसका कॉन्वेक्स शेप देता है। और आखिर में हमने सबको एक साथ रखा दी इंडिफरेंस मैप में, जो एक कंज्यूमर की सारी प्रेफरेंसेस को विजुअलाइज करता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इंडिफरेंस कर्व्स की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। देखिए, ये कॉन्सेप्ट कंज्यूमर चॉइस थ्योरी की बिल्कुल फाउंडेशन है, इसका बेस है। इसलिए हर प्रॉपर्टी को आराम से और ध्यान से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम शुरू करेंगे पहली और सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी से। ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि इंडिफरेंस कर्व की बेसिक डायरेक्शन क्या होती है, और इससे हमें समझ आता है कि कंज्यूमर्स हमेशा ट्रेड ऑफ्स कैसे करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है, एन इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स। इसका सीधा सा मतलब है कि इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। अगर आप ग्राफ पर देखेंगे तो ये हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे जाता हुआ दिखेगा। पर इस सिंपल से रूल के पीछे लॉजिक क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ इसका लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद है ना, इंडिफरेंस कर्व का मतलब ही है एक कांस्टेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहना चाहिए।
तो सोचिए, अगर आपको अपना सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रखना है और आप एक गुड जैसे कि पिज्ज़ा की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो आपको दूसरे गुड यानी कोल्ड ड्रिंक्स की क्वांटिटी कम करनी ही पड़ेगी। इट्स अ मस्ट। अगर कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता तो इसका मतलब होता कि आपको दोनों गुड ज़्यादा मिल रहे हैं, जिससे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल तो बढ़ जाता, कांस्टेंट नहीं रहता, और इससे इनडिफरेंस कर्व का पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता। इसलिए कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पर। ये प्रॉपर्टी कर्व के स्पेसिफिक शेप के बारे में है। आपने नोटिस किया होगा कि ये कर्व एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि ओरिजिन की तरफ झुका हुआ, यानी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। तो आइए इसके पीछे का सीक्रेट पता करते हैं। और इस कॉन्वेक्स शेप का रीजन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम शॉर्ट में MRS कहते हैं। अब ये नाम सुन के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये असल में एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल आइडिया है जो हम सब अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इस एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो इमेजिन करते हैं। स्टेप 1, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, लेकिन सिर्फ 1-2 पिज्ज़ा। ऐसे में आप एक एक्स्ट्रा पिज्ज़ा के लिए काफ़ी सारी कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ने को आराम से तैयार हो जाओगे। यहाँ आपका MRS हाई है। स्टेप 2, अब सोचिए आपके पास एक बैलेंस्ड अमाउंट है, मतलब दोनों चीज़ें ठीक ठाक क्वांटिटी में हैं। अब आप एक और पिज्ज़ा के लिए पहले जितनी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं दोगे, थोड़ी कम ही दोगे। यहाँ आपका MRS डिक्रीज हो गया। स्टेप 3, फाइनली जब आपके पास बहुत सारे पिज्ज़ा हैं और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम बची हैं, तो आप एक और पिज्ज़ा के लिए शायद नीली कोल्ड ड्रिंक छोड़ना चाहोगे, है ना? यहाँ आपका MRS लो हो जाता है। तो की पॉइंट ये है, जैसे जैसे आपके पास एक गुड बढ़ता जाता है, दूसरे गुड को उसके लिए छोड़ने की आपकी इच्छा यानी विलिंगनेस कम होती जाती है, और यही डिमिनिशिंग विलिंगनेस कर्व को वो कॉन्वेक्स शेप देती है। अब आते हैं हमारी तीसरी प्रॉपर्टी पर। ये एक सिंपल सा रूल है जो प्योर लॉजिक पर बेस्ड है। दो इनडिफरेंस कर्व्स कभी भी एक दूसरे को काट या इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कभी नहीं। इस बात को हमेशा याद रखें, दो इनडिफरेंस कर्व्स का इंटरसेक्शन एक लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल रूल्स के हिसाब से ये हो ही नहीं सकता। आइए देखते हैं क्यों। ओके, इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस स्लाइड पर इसका प्रूफ बिल्कुल क्लियर है। यहाँ दो कर्व्स हैं, IC1 और IC2, जो पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट, रूल के हिसाब से कर्व IC1 पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे A और B, उन पर सैटिस्फैक्शन सेम है। सो सैटिस्फैक्शन एट A इज इक्वल टू सैटिस्फैक्शन एट B। दूसरा पॉइंट, इसी तरह कर्व IC2 पर पॉइंट A और C पर सैटिस्फैक्शन सेम है। सो सैटिस्फैक्शन एट A इज इक्वल टू सैटिस्फैक्शन एट C। अब आती है सिंपल मैथ की बात। अगर A B के बराबर है और A C के भी बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि B और C भी आपस में बराबर होने चाहिए। लेकिन अब ग्राफ को ध्यान से देखिए। पॉइंट C पर पॉइंट B के कंपैरिजन में दोनों गुड ज्यादा हैं। इसका मतलब C पर सैटिस्फैक्शन लेवल B से ज्यादा होना ही चाहिए। तो यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। लॉजिक कहता है B इज इक्वल टू C, लेकिन ग्राफ दिखाता है C ग्रेटर देन B। ये एक लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, और यही ब्रिलियंटली प्रूव करता है कि दो कर्व्स कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। हमारी चौथी प्रॉपर्टी बहुत ही इंट्यूटिव और सिंपल है। ये इकोनॉमिक्स के एक कोर असम्पशन पर बेस्ड है कि हम सब कंज्यूमर्स के लिए मोर इज ऑलवेज बेटर, ज्यादा हमेशा बेहतर होता है। इकोनॉमिक्स में हम ये अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर रैशनल है, यानी समझदार है, और एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा ज्यादा गुड्स प्रेफर करेगा कम गुड्स के कंपैरिजन में। सिंपल सी बात है। इसलिए जो इनडिफरेंस कर्व ओरिजिन से जितना ऊपर या दूर होगा, वो उतना ही ज्यादा सैटिस्फैक्शन लेवल रिप्रेजेंट करेगा। सो द क्रूशियल पॉइंट इज हायर इनडिफरेंस कर्व मीन्स हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। सिंपल। अब हम आते हैं अपनी फाइनल प्रॉपर्टी पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड इंडिफरेंस कर्व्स कभी X या Y एक्सिस को टच क्यों नहीं करते, और इसके साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस भी देखेंगे जो इस रूल के एक्सेप्शंस हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसका मेन रीज़न इस थ्योरी की कोर अजम्पशन में छुपा है। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये मानकर चलता है कि कंज्यूमर हमेशा दो अलग अलग गुड्स का कॉम्बिनेशन खरीद रहा है। अगर कर्व किसी एक्सिस को टच कर लेगा, तो इसका मतलब होगा कि कंज्यूमर एक गुड की जीरो क्वांटिटी ले रहा है। ये स्टैंडर्ड अजम्पशन के खिलाफ है, इसलिए नॉर्मल कर्व्स एक्सिस को टच नहीं करते। लेकिन यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग स्पेशल केसेस हैं। जो स्टैंडर्ड कॉन्वेक्स कर्व्स हमने अब तक डिस्कस किया, वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए होता है,
यानी ऐसे गुड्स जैसे पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स जिन्हें आप एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पर पूरी तरह नहीं। दूसरा केस है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का, जैसे पेप्सी और कोक, जहां कंज्यूमर के लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसे गुड्स के लिए कर्व एक स्ट्रेट लाइन होती है। और तीसरा केस है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का, गुड्स जिनकी ज़रूरत हमेशा एक साथ होती है, जैसे एक लेफ्ट शू और एक राइट शू। इनका कर्व एल शेप्ड होता है। और हाँ, ये स्पेशल केस कर्व्स एक्सिस को टच कर सकते हैं। तो इस सबको रैप अप करने के लिए ये रही एक क्विक समरी टेबल। यहाँ हमारी 5 की प्रॉपर्टीज हैं। 1. डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि सैटिस्फैक्शन कांस्टेंट रखना है। 2. कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, डिमिनिशिंग MRS के कारण। 3. नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि ये लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है। 4. हायर इज बेटर, क्योंकि कंज्यूमर्स हमेशा ज्यादा प्रेफर करते हैं। और 5. डोंट टच एक्सेस, स्टैंडर्ड अजम्पशन के कारण। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बजट लाइन। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको समझना कंज्यूमर बिहेवियर और आपके एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 की एरियाज को कवर करेंगे ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। हम शुरू करेंगे कि बजट लाइन आखिर है क्या, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे, उसके स्लोप और प्राइस रेशियो को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इनकम या प्राइस बदलने पर इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले आखिर ये बजट लाइन है क्या? देखिए, कंसेप्चुअली ये एक कंज्यूमर की फाइनेंशियल लिमिटेशंस को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये आपकी परचेजिंग पावर की हद बताती है। ओके, तो ये है इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। बजट लाइन एक ग्राफ पर बनी हुई लाइन है जो दो गुड्स के वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखाती है जो आप अपनी दी हुई इनकम और उनके मार्केट प्राइस पर अपनी पूरी इनकम खर्च करके खरीद सकते हैं। इसे कभी कभी प्राइस लाइन भी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसे आप अपनी शॉपिंग की लिमिट समझ लीजिए। सोचो, ये एक ऐसी क्लियर बाउंड्री है, एक लक्ष्मण रेखा है जिसके पार आप खर्च नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इनकम उसकी इजाज़त नहीं देती। इस लाइन पर हर एक पॉइंट आपके बजट का मैक्सिमम, सबसे एफिशिएंट यूज दिखाता है। चलिए अब इस थ्योरी को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रियल बनाते हैं। जब हम कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं तो चीज़ें हमेशा ज़्यादा आसानी से और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाती हैं। चलिए अज्यूम करते हैं कि आपके पास खर्च करने के लिए टोटल 100 रुपए हैं। यही आपका बजट है और आपको 2 चीज़ें खरीदनी है, पिज्ज़ा जिसका एक स्लाइस 20 रुपए का है और कोल्ड ड्रिंक जिसकी एक बॉटल 10 रुपए की है। तो इन प्राइसेस पर ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कॉम्बिनेशन ए में देखिए, आप अपने पूरे 100 रुपए से 5 पिज़्ज़ा स्लाइसेस और 0 कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं। या फिर आप कॉम्बिनेशन डी चूज कर सकते हैं, 2 पिज़्ज़ा स्लाइसेस और 6 कोल्ड ड्रिंक्स। एक चीज नोटिस कीजिए, हर एक कॉम्बिनेशन आपके पूरे 100 रुपए के बजट को यूज कर रहा है। अब इन्हीं कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करके चलिए हमारी बजट लाइन को ड्रॉ करते हैं। हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस पर होंगे पिज्जा स्लाइसेस और वाई एक्सिस पर होंगी कोल्ड ड्रिंक्स। जैसे ही हम इन सारे पॉइंट्स A, B, C, D, E और F को ग्राफ पर प्लॉट करके एक दूसरे से जोड़ते हैं, हमें एक सीधी नीचे की तरफ जाती हुई लाइन मिलती है। यही लाइन दोस्तों हमारी बजट लाइन है। ये लाइन विजुअली दिखाती है कि आप अपने 100 रुपए कैसे कैसे खर्च कर सकते हैं। ये ग्राफ हमें 3 इंपॉर्टेंट जोन्स दिखाता है। जोन 1 यानी लाइन के अंदर का एरिया, ये अटेनेबल है, मतलब आप ये कॉम्बिनेशंस अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। जोन 2 यानी ऐसी कोई भी पॉइंट जो लाइन के ठीक ऊपर है, वो भी अटेनेबल है और यहाँ आप अपना पूरा बजट खर्च कर रहे हैं। और आखिर में जोन 3, लाइन के बाहर का कोई भी पॉइंट, वो अनअटेनेबल है क्योंकि उसे खरीदने के लिए आपके पास सफिशिएंट इनकम नहीं है। तो अब तक हमने देखा कि बजट लाइन क्या है, लेकिन अब थोड़ा गहराई में जाते हैं कि ये ऐसी क्यों दिखती है। हमें ये समझना होगा कि इसका स्लोप क्या बताता है और ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है। इसका जवाब प्राइस रेशियो में छुपा है। बजट लाइन का जो स्लोप है यानी उसकी जो ढलान है, वो प्राइस रेशियो के बराबर होता है, मतलब प्राइस ऑफ गुड X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड Y। टेक्निकली ये स्लोप मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है, यानी मार्केट आपसे एक एक्स्ट्रा यूनिट गुड X का लेने के लिए गुड Y की कितनी यूनिट्स छोड़ने को कहता है। हमारे एग्जाम्पल में पिज्जा का प्राइस 20 है और कोल्ड ड्रिंक्स का 10, तो स्लोप हुआ 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी 2। इसका मतलब यह है कि इस मार्केट में एक एक्स्ट्रा पिज्जा स्लाइस खरीदने के लिए आपको 2 कोल्ड ड्रिंक्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यही वो ट्रेड ऑफ है जो बजट लाइन का स्लोप हमें दिखाता है। ठीक है, पर अगर आपकी इनकम बदल जाए या फिर चीज़ों के प्राइसेस बदल जाएं तो क्या होगा?
रियल वर्ल्ड में ये चीजें स्टैटिक नहीं रहती है ना। चलिए देखते हैं कि बजट लाइन इन चेंजेस पर कैसे अडाप्ट करती है। यहाँ दो मेन तरह के चेंजेस हो सकते हैं। पहला, चेंज इन इनकम। इससे बजट लाइन में एक पैरेलल शिफ्ट आता है लेकिन स्लोप सेम रहता है। दूसरा, चेंज इन प्राइस। इससे लाइन रोटेट या पिवट होती है जिससे उसका स्लोप भी बदल जाता है। चलिए पहला सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 100 से बढ़कर 120 रुपए हो गई, लेकिन प्राइसेस सेम हैं। अब आप दोनों चीज़ें ज़्यादा खरीद सकते हैं। इससे आपकी बजट लाइन बाहर की तरफ राइट साइड में पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी और इसका स्लोप अभी भी 2 ही रहेगा क्योंकि प्राइस रेशो में कोई चेंज नहीं आया है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए इनकम तो 100 ही है, लेकिन पिज्जा का प्राइस 20 से कम होकर 10 रुपए हो गया। कोल्ड ड्रिंक का प्राइस सेम है। अब आप उतने ही पैसों में ज़्यादा पिज्जा खरीद सकते हैं, पूरे 10 स्लाइस। इससे बजट लाइन पिज्जा वाले एक्सिस यानी एक्स एक्सिस से बाहर की तरफ रोटेट हो जाएगी और क्योंकि प्राइस रेशो बदल गया है, इसका स्लोप भी अब डिफरेंट होगा। तो इतना सब कवर करने के बाद इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या हैं? चलिए इन की पॉइंट्स को जल्दी से समराइज करते हैं जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए जरूर याद रखने हैं। ये हैं इस टॉपिक के सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स। पहला, बजट लाइन आपकी पूरी इनकम यूज करके अफोर्ड किए जा सकने वाले कॉम्बिनेशंस दिखाती है। दूसरा, ये एक स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। तीसरा, लाइन के अंदर के पॉइंट्स अटेनेबल हैं जबकि बाहर के पॉइंट्स नहीं। चौथा, इसका स्लोप प्राइस रेशियो यानी px/py से डिसाइड होता है। और आखिर में हमेशा याद रखिए कि इनकम चेंज से पैरेलल शिफ्ट होता है जबकि प्राइस चेंज से रोटेशन होता है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और आप इस टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। Now let's discuss about consumer equilibrium. पता है इकोनॉमिक्स का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है और हाँ एग्जाम्स में तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है, सो ध्यान से समझेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या? वेल, सिंपल वर्ड्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब ये वो परफेक्ट सिचुएशन है जहां आप यानी एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह से खर्च करते हो कि आपको सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन मिलती है। इस पॉइंट को हम स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे रेस्ट या स्टेबिलिटी क्यों? सिंपल है, क्योंकि जब एक कंज्यूमर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाता है ना, तो वो अपने स्पेंडिंग पैटर्न को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहता। उसे एकदम ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ, मैंने अपने पैसों से बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीद लिया है। इट्स अ पॉइंट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। ओके, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ठीक से समझने के लिए ना हमें दो चीज़ों को आमने सामने रखना होगा। एक तरफ है कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस यानी कंज्यूमर दिल से क्या खरीदना चाहता है, उसके वांट्स क्या हैं। और दूसरी तरफ है कंज्यूमर्स फाइनेंशियल लिमिट्स यानी उसकी पॉकेट क्या कहती है, उसका बजट उसे क्या खरीदने की इजाज़त देता है, वो क्या अफोर्ड कर सकता है। जब इन वांट्स और अफोर्डेबिलिटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है, बस वही है इक्विलिब्रियम। तो चलिए अब इस पजल के पहले पीस को उठाते हैं। हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की। देखिए, इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर की पसंद या उसके वांट्स को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व्स। तो ये इंडिफरेंस कर्व आखिर है क्या चीज? देखिए, डेफिनेशन सिंपल है। एन इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट गिव अ कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पिज्जा और कोक। अब एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 पिज्जा और 8 कोक। एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 पिज्जा और 4 कोक। अगर आपको इन दोनों ही कॉम्बिनेशन से एकदम बराबर बिल्कुल इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स एक ही इंडिफरेंस कर्व पर लाई करेंगे। एसेंशियली उस कर्व पर आप कोई भी पॉइंट चुन लो, आपके लिए सेटिस्फैक्शन लेवल सेम ही रहेगा। इसीलिए तो इसका नाम है इनडिफरेंट, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, अब सोचिए अगर हम एक ही ग्राफ पर ऐसी एक नहीं बल्कि बहुत सारी इंडिफरेंस कर्व्स बना दें तो क्या होगा? उसे हम कहते हैं एन इंडिफरेंस मैप। और इस मैप का एक गोल्डन रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। रेडी? हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर सेटिस्फैक्शन। सिंपल, मतलब ग्राफ पर जितनी ऊपर वाली कर्व होगी उतनी ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन, उतनी ज्यादा खुशी। तो ये तो ऑब्वियस है ना कि हर कंज्यूमर का सपना, उसका गोल यही होगा कि वो सबसे ऊपर वाली यानी हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व तक पहुंच जाए।
लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सपनों और हकीकत के बीच में एक दीवार आती ही है। और यहाँ कंज्यूमर के केस में वो दीवार है उसका बजट यानी पैसा। और इस फाइनेंशियल रियलिटी को, इस कंस्ट्रेंट को हम इकोनॉमिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं बजट लाइन से। तो चलिए डिफाइन करते हैं बजट लाइन को। अ बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय गिवन देयर इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द गुड्स। इसे कंज्यूमर की परचेसिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति भी कहते हैं। ये लाइन बेसिकली वो सारी कॉम्बिनेशंस दिखाती है जो कंज्यूमर अपने बजट के अंदर अंदर खरीद सकता है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज कंज्यूमर की फाइनेंशियल लक्ष्मण रेखा। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो बजट लाइन है ना, ये एक बैरियर की तरह काम करती है, एक बाउंड्री लाइन। इस लाइन के अंदर या ठीक इस लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट अफोर्डेबल है, आप उसे खरीद सकते हो। लेकिन इस लाइन के बाहर का कोई भी कॉम्बिनेशन वो अनअटेनेबल है। सीधे शब्दों में कंज्यूमर उसे खरीद ही नहीं सकता, चाहे वो कॉम्बिनेशन उसे कितनी ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन क्यों ना दे रहा हो, बजट ही नहीं है। राइट, तो अब तक हमने दो अलग अलग कहानियां देखी हैं, राइट? एक तरफ है कंज्यूमर के सपने, उसके वांट्स, जिसे हमने इंडिफरेंस मैप से समझा, और दूसरी तरफ है उसकी हकीकत, उसका बजट यानी बजट लाइन। तो अब वक्त आ गया है इन दोनों को एक साथ एक ही ग्राफ पर लाने का, ताकि हम वो एकदम मैजिकल पॉइंट ढूंढ सकें जिसे हम कहते हैं द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सोचिए, हमने एक ग्राफ लिया और उस पर इंडिफरेंस मैप के ऊपर बजट लाइन को सुपर इम्पोज कर दिया, यानी उसके ऊपर रख दिया। अब कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। उसका मिशन, अगर आप कहें, तो ये है अपने बजट में रहते हुए सबसे ऊंची यानी हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व तक पहुंचना। वो ऐसी कर्व को ढूंढेगा जिससे उसकी बजट लाइन बस जेंटली टच करके यानी छूकर निकल जाए। अब जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। यहाँ आपको 3 तरह के पॉइंट्स दिखेंगे। पहले हैं अनअटेनेबल पॉइंट्स। ये वो पॉइंट्स हैं जो बजट लाइन के पूरी तरह बाहर हैं। इन्हें खरीदना पॉसिबल ही नहीं है। फिर आते हैं सब ऑप्टिमल पॉइंट्स। ये पॉइंट्स अफोर्डेबल तो हैं, बजट के अंदर हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंज्यूमर यहाँ से मूव करके अपनी सेटिस्फैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। और फिर आता है एकदम स्पेशल, तो वन एंड ओनली ऑप्टिमल पॉइंट। यही वो सिंगल पॉइंट है जहाँ बजट लाइन सबसे ऊंची पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व को बस जेंटली टच करती है। नो कटिंग, जस्ट टचिंग। तो ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना, यही हमारा स्वीट स्पॉट है, यही वो मैजिकल पॉइंट है। दिस पॉइंट इज द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पर कंज्यूमर अपने हर एक रुपए से मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन निकाल रहा है। बिलीव मी, इससे बेहतर वो अपने पैसों से कुछ कर ही नहीं सकता। दिस इज द पीक। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो अच्छे से समझ आ गया। अब चलिए इसके पीछे के थोड़े सिंपल से मैथमेटिक्स को समझते हैं। और हाँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो हमने ग्राफिकली क्या देखा कि बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही है, यानी टेंजेंट है। लेकिन इसका मैथमेटिकल मतलब क्या है? उस स्पेशल पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं। ये सिंपल सा ज्योमेट्री का रूल है, राइट? जब दो लाइंस एक पॉइंट पर टेंजेंट होती हैं तो उनके स्लोप्स उस पॉइंट पर सेम होते हैं। और इसी इक्वालिटी ऑफ स्लोप्स वाली बात को हम इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला से लिखते हैं, और वो कंडीशन है MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY। यहाँ पर MRS का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और PX अपॉन PY है प्राइस रेशियो, जो बजट लाइन का स्लोप है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब इस फॉर्मूला को ना आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। लेफ्ट साइड में क्या है? MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कंज्यूमर अपनी विलिंगनेस से, अपनी मर्जी से एक गुड के बदले दूसरा गुड किस रेट पर ट्रेड करने को तैयार है। ये है उसकी पर्सनल प्रेफरेंस। अब आते हैं राइट साइड पर, PX अपॉन PY यानी प्राइस रेशियो। ये बताता है कि मार्केट उससे किस रेट पर ट्रेड करने के लिए रिक्वायर करता है, प्राइसेस के बेसिस पर। ये है मार्केट की रियलिटी। तो इक्विलिब्रियम कब होता है? सिंपल, जब कंज्यूमर जो करना चाहता है मार्केट भी उसे वही करने दे। सो द मेन आइडिया इज दिस, इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर अचीव होता है जहां कंज्यूमर जो करने के लिए विलिंग है वो एकदम मैच कर जाता है उससे जो मार्केट उसे करने के लिए रिक्वायर्स है। जब ये विलिंगनेस और रिक्वायरमेंट आपस में मिल जाते हैं तब कंज्यूमर को इधर उधर होने का कोई रीजन ही नहीं मिलता। वो उस पॉइंट पर आके एकदम स्टेबल हो जाता है और सोचता है, दिस इज परफेक्ट, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू।
यही तो है इक्विलिब्रियम, जहां पर्सनल प्रेफरेंस और मार्केट रियलिटी दोनों एक हो जाते हैं। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को एकदम फटाफट समराइज करते हैं। की टेकअवेज क्या है? नंबर 1 डेफिनेशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। गॉट इट? नंबर 2 ग्राफिकल पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां बजट लाइन आके हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट होती है, उसे टच करती है। नंबर 3 कंडीशन, इसकी मैथमेटिकल कंडीशन बहुत सिंपल है, MRS इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो, यानी PX/PY। और फाइनली नंबर 4, इसका आउटकम क्या है? आउटकम यह है कि कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम यूज करके मैक्सिमम बैंग फॉर देयर बक हासिल करता है, और इसीलिए उसके पास अपने स्पेंडिंग को चेंज करने का कोई इंसेंटिव, कोई रीजन नहीं होता।